अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड चैप्टर हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब तक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। इससे पहले हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनके शेप्स देख लिए, उससे पहले हमने क्वांटम नंबर्स देख लिए इन डिटेल। तो वो हमने वहाँ पे जो सारे कंसेप्ट्स देखे, वहाँ पे हमने शेल का भी कंसेप्ट देखा, सब शेल का भी कंसेप्ट देखा, ऑर्बिटल का भी कंसेप्ट देखा। तो वो जो हमने वहाँ पे कंसेप्ट देखे थे, उन तमाम कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इस लेक्चर के अंदर वो रूल्स देखने हैं कि किन रूल्स के तहत हमने शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको प्लेस करना है। इन अदर वर्ड्स, हमने किस तरह से किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो लिखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे अच्छे से सीख लेते हैं तो हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट हो तो उसके एटम्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं बाय यूजिंग द रूल्स, जो कि रूल्स हम यहाँ पे इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सीखेंगे क्या, वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, कि हमने शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तीनों चीज़ों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के जो रूल्स हैं वो हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। यहाँ से देखिए हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डेफिनेशन है, यहाँ से इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग अवेलेबल शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम और आइन। अब देखिए एटम की भी आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आइन की भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ों की लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कहा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो असल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम करके आपने चीज़ों में लिखना होता है। किन चीज़ों में आपने डालना होता है इलेक्ट्रॉन्स को? अमंग अवेलेबल शेल्स, कि आपने शेल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब शेल्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद आपने ऑर्बिटल्स जो हैं एटम के या फिर आयन के, उनके अंदर आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो जो रूल्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना जो है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। अगर पेपर में पूछ ली जाए कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिफाइन करें और फलां एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें जिसका एटॉमिक नंबर ये है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डेफिनेशन है वो तो हम आप यहाँ से लिख लेंगे, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी होगी किसी भी एटम की जिसका वो आपको एटॉमिक नंबर देंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखेंगे उन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो रूल्स हम यहाँ पे अब सीखने वाले हैं। इन रूल्स को अगर आप सीख लें तो किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो लिखना आपके लिए कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं जिसको आगे हम यहाँ से देखें। आगे है ईच ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल इज लेबल्ड बाई इट्स सब शेल नोटेशन। अब देखें ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं कि एक सब शेल के अंदर ईच ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स, देखें जो सब शेल होते हैं उसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। हम देख चुके हैं एस सब शेल के अंदर एक एस ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसी तरह से डी के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी सब शेल के अंदर, उसको हम उसके सब शेल का जो नेम होता है उससे लेबल करते हैं। इसका क्या मतलब है सब शेल के नेम से लेबल करने का? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो 2p सब शेल है उसके ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक आपके पास होता है px, py और pz। यहाँ पे क्योंकि आपके पास दूसरा शेल है तो उसके बाद दूसरा शेल जो है इसका फिर सब शेल है आपके पास 2p। सब शेल के लिखे हुए हैं 3 ऑर्बिटल्स 2px, 2py, 2pz। अब देखें ये तीनों हैं ऑर्बिटल्स, लेकिन इनको हमने लेबल किस तरह से किया है, किस तरह से हमने इनको लिखा है? हमने इनको लिखा है इसके सब शेल के नेम से। ये किस सब शेल के अंदर हैं? ये है 2p सब शेल के अंदर। तो इसलिए क्योंकि 2p सब शेल के अंदर है तो हमने इनके नेम के साथ इनको लेबल किया। तो इसको हम कहते हैं कि हम ऑर्बिटल्स को इनका जो सब शेल होता है उसके नेम के साथ लेबल करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज शोन बाय एन एरो। जब आप एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं तो आप उसको एक एरो से शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एरोज आपके सामने बने हुए हैं। द एरो पॉइंट्स अपवर्ड, जो एरो है वो ऊपर की जानिब होता है। व्हेन एस इज इक्वल टू प्लस हाफ। अब देखें जब आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होता है तो उस वक्त आप एरो जो है उसको ऊपर की तरफ लगाते हैं। एंड डाउनवर्ड व्हेन एस इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ। और जब आपके पास आपका स्पिन क्वांटम नंबर, एस का मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर, हम जो पिछला हमने लेक्चर देखा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल वाला, उससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिटेल के अंदर तमाम क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा है कि इन क्वांटम नंबर्स का जो कंसेप्ट है वो भी हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल्स को डिस्कस करने के लिए। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा, अगर आपने वो टॉपिक अभी नहीं पढ़ा क्वांटम नंबर्स वाला, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि उसका कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो एरो है वो नीचे हो या फिर एरो आपका नीचे होगा अगर आपके पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो नेगेटिव हाफ होगा। दी ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बोरॉन इज़ एज फॉलोज। देखें जो बोरॉन है आपके पास
उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है, मास नंबर है 11। देखें जो इसका एटॉमिक नंबर है 5, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स हैं 5, तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखते हैं इसके अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन्होंने कैसे ज़ाहिर किए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो नीचे इसके 5 है, इसका मतलब इसमें 5 प्रोटॉन्स हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर उन्होंने लिखे हैं इसके ऑर्बिटल्स, जो आपके पास 1s सब शेल है उसका एक ऑर्बिटल है 1s, जो आपके पास 2s सब शेल है उसका एक ऑर्बिटल है 2s, और उसके बाद आपके पास जो 2p सब शेल है इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं 2px 2py 2pz। अब देखें यहाँ पे ये सारे ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं। अच्छा उसके बाद जो पहला आपके पास ऑर्बिटल है 1s, इसके अंदर आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो आपने लिख दिए। दूसरे ऑर्बिटल के अंदर 2 लिख दिए। उसके बाद जो आपके पास ये अगला ऑर्बिटल है इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब देखें यहाँ पे क्योंकि लिखे हुए हैं सारे ऑर्बिटल्स, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें वैसे जो आपके पास 2p सबशेल होता है या फिर p सबशेल होता है इसके अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 इस ऑर्बिटल के अंदर, 2 इस ऑर्बिटल के अंदर। तो हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इसमें आगे 2 इसमें आगे, एक बच गया, 5 थे ना टोटल, तो एक बच गया, 2 आपने 2px में लिख दिया। तो इस तरह से आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिख दी, या फिर आपने इसकी जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो यहाँ पे लिख दी। ऑर्बिटल डायग्राम का क्या मतलब है कि आपने ये दिखाया कि ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने प्लेस किए हैं। अच्छा उसके बाद हमने अब 1 बाय 1 सारे रूल्स डिस्कस करने हैं कि हमने किस तरह से शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से सब शेल्स के अंदर, और किस तरह से ऑर्बिटल्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास शेल्स के रूल हैं, ये बड़ा सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटॉमिक शेल्स। अब देखें जो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको देख के हमें पता चल जाता है कि हमने किस तरह से इसके जो डिफरेंट शेल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। द शेल्स डिनोटेड एज KLMN एंड सो ऑन। अब जो आपके पास शेल्स होते हैं KLMN एंड सो ऑन, अब देखिए हमने अभी तक तो 4 पढ़े हैं लेकिन इसके आगे भी शेल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं, हर पीरियड के अंदर जब आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड में नीचे आते हैं ग्रुप के अंदर, तो आपके पास हर पीरियड के अंदर नया शेल ऐड होता है। टोटल यहाँ पे हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 तक शेल्स को हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आगे लिखा हुआ है सो ऑन, ये आगे हम देख भी लेंगे इंशाल्लाह जब हम सब शेल्स जो है हमारे पास इनकी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे। अच्छा यहाँ पे हमारे पास है जो शेल्स हैं उनकी ये नोटेशन होती है, कोरिस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब देखें ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपके पास ये जो शेल हैं ये वाले ये कोरिस्पॉन्ड करते हैं टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ऑफ द ऑर्बिटल्स, के ये जो ऑर्बिटल्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे कोरिस्पॉन्ड करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो इसका नंबर होगा शेल का, यानी कि पहला शेल है तो आपके पास जो इसके ऑर्बिटल्स होंगे इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा। अगर आपके पास दूसरा शेल होगा तो इसके अंदर जितने भी सब शेल्स होंगे उनके जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे तमाम ऑर्बिटल्स के जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होंगे वो 2 होंगे, 2 होंगे, ठीक है। उसके बाद जो m है आपके पास ये तीसरा शेल है, तो m के अंदर जितने भी सब शेल्स होंगे उनके फिर आगे जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे हर ऑर्बिटल का आपके पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 होगा, क्योंकि शेल आपके पास है तीसरा। उसके बाद आपके पास जो चौथा शेल होगा, चौथे शेल के अंदर जितने भी सब शेल्स होंगे उनके फर्दर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे हर ऑर्बिटल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 4 होगा, क्योंकि आपके पास n जो है वो चौथा शेल है। इसी तरह से आपके पास जब 5वां शेल होगा तो उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होगा। जो आपके पास 6th शेल होगा उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो भी शेल होता है उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं तमाम ऑर्बिटल्स का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो असल में उसका शेल नंबर होता है, किस शेल में वो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स लिखे थे, जो आपके पास ये पहला ऑर्बिटल है ये पहले शेल के अंदर जो s सब शेल है उसका ऑर्बिटल है, तो इसके साथ देखिए 1 लिखा हुआ है। ये जो 1 लिखा हुआ है ये असल में इसके शेल का नंबर है या फिर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। दूसरे ऑर्बिटल का देखें क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। और ये जो सारे आपके पास p के ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं इन सब का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि ये p के ऑर्बिटल्स हैं और ये वाला p जो है ये दूसरे शेल के अंदर है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपके पास जो शेल होते हैं ये डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स जो कि इनके अंदर सब शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ईच शेल हैज़ अ स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आपके पास शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जो कैपेसिटी होती है वो स्पेसिफिक मखसूस होती है। अब देखिए एक शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है उसके लिए हमने एक पीछे फार्मूला भी देखा था, वो फार्मूला भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा। जो आपके पास पहला शेल होता है के शेल, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है 1, बल्कि इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं असल में उनका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्यों 2 आ सकते हैं, फार्मूला हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन्स का 2 रेज टू द 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 इंटू एन रेज टू द पावर 2। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है ना आपके पास, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 इंटू 2 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है तो क्या आएगा 2 इंटू
2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और बाहर इसके 2 है तो क्या आ जाएगा 8, तो इसलिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद तीसरा जो आपके पास शेल है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है ऑर्बिटल्स का, 3 होता है। तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 इंटू 9 कितना होता है हमारे पास 18 होता है। तो इसलिए आपके पास जो दूसरा शेल है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद जो एन शेल है इसके अंदर आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे आ सकते हैं 32, यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो 4 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है, और 2 इंटू 16 होता है हमारे पास 32, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 32। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जो साथ लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इनके अंदर मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 में से 2 तो आगे पहले शेल के अंदर, बाकी बच गए 3। तो जो आपके पास दूसरा होगा एल, इसके अंदर तो 3 बच गए ना इसमें डालने के लिए, तो इसमें आप फिर 3 ही डालेंगे, 8 तो नहीं डालेंगे, 8 आप लेंगे किधर से। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, कि मैक्सिमम इसमें इतने आ सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। वो जो एटम होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने कितने इनके अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सोडियम है इसके अंदर होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो 11 में से क्या करता है ये 2 रखता है पहले शेल के अंदर, 8 दूसरे में, और उसके बाद 1 जो है वो तीसरे में रखता है। ये ऐसा क्यों है देखें, पहला आपके पास जो शेल है के शेल, इसमें कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, तो 2 मैक्सिमम इसने के अंदर रख दिए। एल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, तो उसने पूरे 8 यहाँ पे रख दिए। एम के अंदर कितने आ सकते हैं 18 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास बचा एक ही है, तो इसने फिर एक जो है वो इसने एम के अंदर रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखें के है एल और एम, यहाँ पे जो आपके पास के एल एम है इनके अंदर देखें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, 17 में से 2 आ गए के अंदर, ठीक है, 8 आ गए एल के अंदर जो आ सकते थे मैक्सिमम, 10 हो गए, 10 यहाँ पे आ गए, बाकी कितने बच गए 17 में से 7 बच गए। लेकिन आपके पास जो एम है इसमें कितने आ सकते हैं, पीछे देख लें, एम जो है इसके अंदर आ सकते हैं 18, ठीक है। यहाँ पे देखें एम के अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं 18, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 7 हैं, तो इसलिए आप एम के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। उसके बाद फर्दर ये सब शेल्स और उनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। वो रूल्स अभी हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब शेल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो प्रिंसिपल है इसको जब हम देख लेंगे तो हमारे लिए सब शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्लेस करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इन केस ऑफ सब शेल्स, जब आपके पास सब शेल्स हो वहाँ पर जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय ए नोटेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको आप इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं बाय ए नोटेशन, इस नोटेशन से, दैट लिस्ट्स दी सब शेल सिंबल्स, ठीक है। ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की नोटेशन होती है जिसके अंदर जो सब शेल के सिंबल्स हैं वो आप दिखा देते हैं, ठीक है। सब शेल के सिंबल्स क्या होते हैं यहाँ पे देख लें, ये हैं जी आपके पास सब शेल के सिंबल्स, ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इस तरह के जब आप सिंबल्स लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो इस तरह से आप इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने सब शेल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपने ऑर्बिटल्स नहीं लिखे हुए। अगर आपने यहाँ पे लिखे होते ऑर्बिटल्स तो फिर 1s और 2s तो ऐसे ही होते, क्योंकि इनमें एक ही एक ऑर्बिटल ही होता है। लेकिन जो आपके पास ये 2p है इसके फिर आप 3 ऑर्बिटल्स लिखते हैं, ठीक है, 2px 2py 2pz। लेकिन आपने क्योंकि यहाँ पे इसके 3 ऑर्बिटल्स नहीं लिखे तो आपको कन्फर्म हो गया कि ये सारे अब सब शेल्स ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो सब शेल्स हैं उनके अंदर कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है वो हम अब यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय नोटेशन दैट लिस्ट द सब शेल सिंबल्स। तो ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है जब हम सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर रहे होते हैं, तो जिसके अंदर क्या लिस्ट होता है हमारे पास जो सब शेल के सिंबल्स होते हैं वो हम लिखते हैं सब शेल के सिंबल्स, ठीक है। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, यानी कि पहले हम पहला सब शेल लिखेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद उसके आगे वाला, ठीक है। ईच सिंबल हैज़ अ सुपरस्क्रिप्ट ऑन द राइट। जो भी आपके पास सिंबल होता है उसके राइट के ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। राइट साइड कौन सी होती है देखें, ये अगर आपके पास एक सिंबल है एस तो ये इसकी राइट साइड बनती है ये वाली, इसके ऊपर एक यहाँ पे इस साइड के ऊपर इसके ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि जो नंबर है वो ऊपर लिखा होता है, यहाँ पे जो एस सिंबल है ना इसके ऊपर अगर राइट वाली साइड के ऊपर अगर एक चीज़ लिखी हो तो वो इसका सुपरस्क्रिप्ट होती है, ठीक है। अगर ये चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी होती है तो फिर ये इसका राइट वाला सबस्क्रिप्ट होती है, लेकिन ऊपर है तो इसलिए सुपरस्क्रिप्ट होगी। अब ये सुपरस्क्रिप्ट जो है ये करेंगे क्या, दिस गिव्स, अब ये जो सुपरस्क्रिप्ट लिखा होगा राइट वाली साइड के ऊपर, दिस गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल। ये आपको ये बताएगा कि सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी तादाद कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 2p6, ये जो राइट वाली साइड के ऊपर मैंने सुपरस्क्रिप्ट डाला है p के ऊपर, ये क्या बता रहा है कि आपके पास जो 2p सब शेल है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
आपने अब इसको 2p ऑर्बिटल नहीं पढ़ना, इसको 2p सब शेल कहना है, क्योंकि ऑर्बिटल्स जो हैं वो होते हैं 2px 2py 2pz, ये सब शेल है। तो सब शेल के अंदर 2p के अंदर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि जो राइट के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट होगा वो आपको इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएगा उस सब शेल के अंदर। फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड टू फिल द ऑर्बिटल्स ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। जो आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का मतलब ये कि ऐसे एटम्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन एटम्स के अंदर अगर आपने ऑर्बिटल्स को फिल करने तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये वाले जो रूल्स हैं, नीचे जो रूल्स बताए हुए हैं, इन रूल्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे देखें जो आपके पास रूल्स हैं ये बेसिकली सब शेल्स के बारे में है। ठीक है, तो सब शेल्स के रूल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ऑर्बिटल्स के रूल हम इसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि हम सब शेल्स को फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इससे रिलेटेड फिर हमारे पास आगे 2 रूल्स होंगे। जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये हमने देखने कि ये क्या है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज द बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। ये हमारे पास एक बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी है। देखें ये जो आपके पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल है इसके 2 नेम है, एक ये इसका नेम है और ये इसका दूसरा नेम है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। देखें अब इसको हम बिल्डिंग अप प्रिंसिपल क्यों कहते हैं। देखिए बिल्डिंग में क्या करते हैं, बिल्डिंग में आप नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक जो बिल्डिंग होती है उसको आप बनाते हैं। यानी कि सबसे पहले आप बिल्डिंग की बुनियाद बनाते हैं, उसके बाद उसका ऊपर वाला हिस्सा, उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा, इस तरह से आप बिल्डिंग के अंदर ऊपर चलते जाते हैं कंस्ट्रक्शन करते हुए। इसलिए आप कहते हैं कि आप बिल्डिंग को बिल्ड कर रहे हैं या फिर बिल्डिंग को आप बिल्ड अप कर रहे हैं। यही काम हमने करना होता है सब शेल्स के साथ, कि जब हमने उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना होता है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स के अंदर एक ख़ास तरतीब के अंदर प्लेस करना होता है। एक ख़ास तरतीब के अंदर सब शेल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि असल में हम बिल्डिंग अप कर रहे हैं, तो इसलिए इसको आप बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी कहते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास है कि ये प्रिंसिपल अब कहता क्या है। दिस प्रिंसिपल सेज दैट द सब शेल्स इन एन एटम आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। जो सब शेल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर उनको आप इलेक्ट्रॉन्स से भरते हैं, यानी कि उन सब शेल्स के अंदर आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं। किस तरतीब में डालते हैं वो तरतीब आगे लिखी हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यूज़। उनकी जो एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं उनके बढ़ते हुए ऑर्डर के हिसाब से, एनर्जी वैल्यूज़ के बढ़ते हुए ऑर्डर के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि जिस जिस तरह से उनकी एनर्जीज बढ़ती जाएंगी आप उसी हिसाब से उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डालते जाएंगे। सबसे कम एनर्जी वाला जो सब शेल है उसके अंदर आप पहले इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है बाकी इलेक्ट्रॉन्स आप उसमें डालेंगे, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला जो सब शेल है उसमें आप बाद में डालेंगे, उससे ज़्यादा एनर्जी वाले सब शेल के अंदर उसके बाद। यानी कि आपके पास जो सब शेल्स हैं उनके अंदर आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं कि सबसे कम एनर्जी वाले में पहले। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने एक लिस्ट यहाँ पे बनी हुई, बल्कि एक ऑर्डर यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर जो है इसका क्या मतलब है, ये जो साइन है इसका मतलब ये है कि 1s छोटा है 2s बड़ा है। इस साइन का ये मतलब है 2s छोटा है और 2p बड़ा है, क्योंकि इसकी जो बड़ी साइड है देखें वो किस तरफ है, वो 2p वाली साइड के ऊपर है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो 3d जो है वो छोटा है और 4p बड़ा है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना छोटा है बड़ा है, ये यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ है, एक तरतीब लिखी हुई है एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास 1s इसकी एनर्जी सबसे कम है, 2s की उससे ज़्यादा है, 2p की उससे ज़्यादा, 3s की उससे ज़्यादा, 3p की उससे ज़्यादा, 4s की उससे ज़्यादा, 3d की उससे ज़्यादा। तो आपने अब इलेक्ट्रॉन्स जब डालने हैं किसी भी एटम के अंदर तो आपने इस तरतीब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के अंदर डालने हैं। ठीक है, अब ये तरतीब आपने याद कैसे करनी है, इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको अभी बताता हूँ। एक टेबल टाइप हम यहाँ पर बनाएंगे, उससे फिर आपको मैं बता दूँगा कि आपने इसको याद कैसे रखना है इस तरतीब को। तो यहाँ पर देखें आगे हमारे पास कुछ और भी लिखा हुआ है। यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स के अंदर उनकी जो बढ़ती हुई एनर्जी है उसके हिसाब से रखना है। सबसे कम एनर्जी वाले सब शेल के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले के अंदर, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले सब शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स को डालना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है, सिंस द एनर्जी ऑफ ए सब शेल इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कोई भी अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ना हो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में जो एनर्जी होती है किसी भी सब शेल की डिपेंड्स अपॉन दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l। जो एनर्जी होती है किसी भी सब शेल की वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर। ठीक है, हैंस द ऑर्डर ऑफ फिलिंग सब शेल्स विद इलेक्ट्रॉन्स में बी ऑब्टेन्ड फ्राम द समेशन n+l। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्डर है, जो तरतीब है फिलिंग सब शेल्स की, सब शेल्स को फिल करने के हमारे पास जो तरतीब है ये हमारे पास किस तरह से आ सकते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स। जब आप इलेक्ट्रॉन्स के साथ सब शेल्स को फिल कर रहे हैं वो तरतीब कैसे आ सकती है, मे बी ऑब्टेन्ड, आप इस तरतीब को हासिल कर सकते हैं
फ्राम द समेशन एन प्लस एल, जो समेशन है एन प्लस एल, इसकी हेल्प से आप ये तरतीब जो है वो हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं? एन जो इसका मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि किस शेल के अंदर आपका सब शेल मौजूद है वो उसका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल जो है ये होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास जब एन की वैल्यू होती है 1 तो उस वक्त हमारे पास जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होती है 0। जब हमारे पास एन की वैल्यू होती है 2 तो हमारे पास जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होती है 0 और 1, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास एन की वैल्यू होती है 3 तो हमारे पास जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होती है 0, 1 और 2। जो 0 है इसका मतलब होता है एस सब शेल, ठीक है। जहाँ भी 0 होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर उसका मतलब है एस सब शेल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो एस सब शेल होगा उसका हमेशा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 होगा। उसके बाद हमारे पास जो पी सब शेल है उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है 1, यानी कि जहाँ भी 1 होगा तो वो पी सब शेल जो है उसको जाहिर करेगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो पी सब शेल है उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 होता है, और जो आपके पास 2 है ये होता है डी सब शेल का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो डी सब शेल है उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 है। अब ये चीज़ें जो हैं हमने बड़ी डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से क्वांटम नंबर्स वाला जो लेक्चर है वहाँ पे डिस्कस कर लिया, आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं ये अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। वैसे हमने रिपीट तो कर लिया है वो, लेकिन अगर आप उसको देख लें समझ लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखें जी, यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि n प्लस एल आपने कैलकुलेट करना है सब शेल्स के लिए, जिसके लिए n प्लस एल की जो वैल्यू है वो कम आएगी वो आपने सब शेल पहले लिखना है। जैसे जैसे n प्लस एल की जो वैल्यूज़ हैं यानी कि इस समेशन की जो वैल्यूज़ हैं ये बढ़ती जाएंगी, उसी तरह से आपने सब शेल्स को उसी तरतीब में आगे बढ़ते हुए लिखना है और उसी तरतीब में आपने उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। अब ये जो रूल्स हैं वो यहाँ पर नीचे भी लिखे हुए हैं, यहाँ से इनको हम देखते हैं तो यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल अप्लाइंग n प्लस एल रूल। जो आपके पास n प्लस एल रूल है उसको अप्लाई करते हुए आपने ये 2 असूल याद रखने हैं, ठीक है। अब ये 2 असूल हैं इनको हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। यहाँ से ये जो नीचे उन्होंने तरतीब लिखी है इस तरतीब के ऊपर हम इन रूल्स को अप्लाई भी करते जाएंगे और देखेंगे कि ये जो रूल्स उन्होंने बताए आपने इनको कैसे अप्लाई करना और कैसे आपने इनको याद रखना है। अच्छा, यदि सब शेल हैविंग लोअर n प्लस एल वैल्यू हैज़ लोअर एनर्जी एंड इज़ फिल्ड फर्स्ट। जो आपके पास सब शेल ऐसा होता है जिसकी लोअर n प्लस एल वैल्यू होती है यानी कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उस सब शेल का जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उनको आप ऐड करें और आपके पास जो उनका मजमूआ है जो उनका सम है वो छोटा है तो उस वक्त होगा क्या, उसकी एनर्जी भी कम होगी। यानी कि 2 अगर आपके पास शेल्स है ना और दोनों के आप n प्लस एल फाइंड करते हैं, जिसका n प्लस एल कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा आएगी उस सब शेल की एनर्जी वो ज़्यादा होगी, तो इसलिए उसके अंदर आप बाद में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप वो मिसाल दे रहे हैं 4s ऑर्बिटल हैज़ n प्लस एल इज इक्वल टू। जो आपके पास 4s ऑर्बिटल है इसका अगर आप n प्लस एल लिखें तो कैसे लिखेंगे? n प्लस एल इसका लिखेंगे आप 4 प्लस 0। 4 क्यों है? जो n है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम जानते हैं कि जो आपके पास ऑर्बिटल होता है या सब शेल होता है उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ ये होता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास है 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे n की जगह लिखना है 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आ गया। और सब शेल कौन सा है? एस है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास एस सब शेल है उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 होता है। तो यहाँ पे आपने l की जगह क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। तो 4 प्लस 0 क्या हो गया? 4। तो इसलिए जो 4s है उसके लिए n प्लस एल की क्या वैल्यू आ गई? 4 आ गई। उसके बाद जो आपके पास 3d ऑर्बिटल है इसके लिए अगर आप ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करें, ये सम कैलकुलेट करें तो कैसे आएगा? अब जो 3d ऑर्बिटल है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 इसके लिखा हुआ है 3, तो आपने n की जगह 3 लिख दिया। जो d सब शेल है जो 3d ऑर्बिटल है ये किस सब शेल का ऑर्बिटल है? ये d सब शेल का ऑर्बिटल है। और हम जानते हैं कि आपके पास जो d सब शेल होता है उसके लिए जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है वो 2 होता है। s के लिए 0, p के लिए 1 और उसके बाद जो आपके पास d है उसके लिए 2 होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो d है तो d के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपने 2 पुट किया, आपने n और l को ऐड किया तो आ गया 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो 4s ऑर्बिटल है इसके लिए n प्लस एल क्या आया है? 4 आया है। लेकिन आपके पास जो 3d है इसके लिए क्या आया है? n प्लस एल वो आया है 5। तो यहाँ पे हमने अब ये देखा कि हमारे पास जो 4s है ये तरतीब में तो बाद में आता है। आप अगर देखें तो आपके पास जो 3d है ये तीसरे शेल के अंदर है, लेकिन जो 4s है ये चौथे शेल के अंदर है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके 4s के लिए जो n प्लस एल है वो कम आ गया है, 3d के लिए n प्लस एल ज़्यादा आ गया, 5 आ गया। तो जिसके लिए ज़्यादा आया है उसने बाद में फिल होना है, जिसके लिए कम आया है उसने पहले फिल होना है। तो कम किसका है? 4s का कम है, 4 निकला है इसका सम। तो इसलिए आपने 4s को पहले फिल करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4s को वो पहले फिल कर रहे हैं और जो 3d है जिसके लिए आपके पास सम ज़्यादा निकला है तो वो 3d को बाद में फिल कर रहे हैं। यही वजह है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो बज़ाहिर देखने से जो आम आदमी है वो तो देख के यही समझेगा कि आपने शेल वाइज फिल करना है। जो पहला शेल है उसके सब शेल पहले, दूसरे के बाद में, तीसरे के उसके बाद, चौथे के उसके बाद। लेकिन तरतीब आपने जो देखनी होती है कि आपने कहाँ पे किस सब शेल को पहले फिल करना है, आपने इस चीज़ को देख के वो तरतीब जो उसका हिसाब लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखें यही चीज़ लिखी हुई है, सिंस n प्लस एल वैल्यू ऑफ 4s ऑर्बिटल इज लोअर
देन दैट ऑफ 3d। अब जो 3d ऑर्बिटल है इसकी n+l से जो 4s ऑर्बिटल है इसका n+l जो है वो कम निकला है, 4 निकला है, तो इसलिए अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हैंस 4s सबशेल हैज़ लोअर एनर्जी देन 3d। तो इसलिए जो आपके पास 4s सबशेल है इसकी एनर्जी 3d से कम होगी क्योंकि इसके लिए n+l की वैल्यू कम निकली है। एंड 4s विल बी फिल्ड फर्स्ट, तो इसलिए आप 4s को पहले फिल करेंगे, ठीक है, और जो 3d है इसको आप बाद में फिल करेंगे, इसीलिए आपने यहाँ पे इस तरह से इनको फिल किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, आपने अब ये रूल तो देख लिया कि आपने जब दो सबशेल्स के दरमियान फैसला करना है कि हमने किसको पहले फिल करना है, तो आपने ये सम देखना है। हमने 4s और जो हमारे पास 3d है इन दोनों का हमने सम देख लिया, 4 निकला था, 4s का सम कम था और 3d का सम था 5 जो कि ज़्यादा था, इसलिए हमने 3d को बाद में फिल किया। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि सम दोनों बराबर हो जाएं, ऐसा भी तो हो सकता था कि 4s का जो सम निकला है वो 3d का भी वही सम निकल आता, तो फिर हम क्या करते, जब दो सबशेल्स जो हैं उनके ये सम आ जाएं बराबर, तो फिर आपने देखना होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने कैसे देखना है वो यहाँ पे दूसरे रूल के अंदर उन्होंने बताया है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। इन केस देर आर टू सबशेल्स हैविंग इक्वल n+l वैल्यूज़, अगर आपके पास कोई ऐसे सबशेल्स यहाँ पे आ जाएं जिनमें से दो की जो n+l वैल्यूज़ हैं वो बराबर आ जाएं। अब देखिए n+l वैल्यूज़ देख के आपने फैसला करना था कि किस सबशेल को हमने पहले लिखना है, किसको हमने पहले फिल करना है। तो जिसकी n+l वैल्यू कम निकलनी थी आपने उसको करना था पहले फिल, लेकिन अब दो सबशेल्स की आ गई n+l वैल्यूज़ बराबर, तो आपको अब डिसीजन लेना है कि इन दोनों में से पहले मैंने किसको फिल करना है। आप एट द सेम टाइम दोनों को फिल तो नहीं कर सकते ना, आपने एक को ही फिल करना है, एक टाइम के ऊपर आपने एक को ही फिल करना है, तो उसके लिए डिसीजन आपने जो लेना है उस डिसीजन के लिए आपने ये रूल बी इस्तेमाल करना है। इन केस देयर आर टू सबशेल्स हैविंग इक्वल n+l वैल्यूज़, अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए जिसमें दो सबशेल्स आपके पास हो n+l, तो उनकी आपके पास अगर बराबर n+l वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर होगा क्या, देन द सबशेल विद लोअर n वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट। तो ऐसा सबशेल जिसकी लोअर n वैल्यू होगी उसको आप फिल्ड फर्स्ट, उसको आप पहले फिल करेंगे, ठीक है। दो आपके पास सबशेल थे, आपने दोनों की n+l वैल्यू फाइंड की, दोनों की n+l वैल्यू आपस में बराबर आ गई, तो आपने अब उसको पहले फिल करना है जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, ठीक है। n की वैल्यू जिसकी कम होगी इसका मतलब है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, आपने उस सबशेल को पहले फिल कर देना। यहाँ पे आगे मिसाल भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे बोथ 4p एंड 3d सबशेल्स हैव n+l वैल्यू इक्वल टू 5। अब देखिए आपके पास दोनों जो सबशेल्स हैं 4p और 3d, इन दोनों की जो आपके पास n+l वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। क्यों 5 है ये भी हम देख लेते हैं पहले, बल्कि हम ये रूल पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपको मैं वजह भी बता देता हूँ। जो आपके पास 4p है इसके लिए जो n+l की वैल्यू वो 5 है, और जो आपके पास 3d सबशेल है इसके लिए भी n+l जो है उसकी वैल्यू 5 है, दोनों के लिए 5-5 निकल आई है। अब ये देखें आपके दोनों के अंदर n की वैल्यू किस में कम है, ठीक है। जो 4p है इसके अंदर क्या है, n की वैल्यू 4 है, और जो आपके पास 3d है इसके अंदर n की वैल्यू क्या है, 3 है। कम किसके अंदर है, यहाँ पे है, 3 कम है। तो कहाँ पे कम है, 3d के अंदर, 3d के अंदर कम है, तो इसलिए आपने इसको पहले फिल करना है। 3d सबशेल विल बी प्रेफर्ड, तो आप 3d जो सबशेल है इसको आप तरजीह देंगे, प्रेफर करेंगे, क्यों देंगे, टू बी फिल्ड, इसको फिल करने के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स लोअर n वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर जो n वैल्यू है इसका जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो कम है। अब देखिए जब आपने क्वांटम नंबर का वर्ड इस्तेमाल करना है तो बड़े ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है। आपने क्वांटम नंबर के साथ वो क्वांटम नंबर मेंशन करना है जिस क्वांटम नंबर की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब n आप लिखेंगे n, तो n को आपने जब पढ़ना है तो आपने साथ लाजमी कहना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो l है इसके साथ आपने लाजमी कहना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इनके जो नेम है वो साथ बताने ज़रूरी है ताकि क्लियर हो जाए कि आप किस क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब ये देखें वो कह रहे हैं कि जो 4p है इसकी भी वैल्यू 5 आई है, जो 3d है इसकी भी n+ वैल्यू जो है वो 5 आई है, तो इसलिए आपने अब 3d को पहले फिल किया क्योंकि इसके लिए जो n है उसकी वैल्यू कम थी। अब देखें इसके लिए 5 कैसे है, अब आप ये देख लें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें 4p सबशेल का क्या होगा, सबशेल के साथ जो नंबर लिखा होता है वो उसका शेल नंबर होता है या फिर वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो 4p के साथ देखें कौन सा नंबर है, 4 है, तो यही इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 4 आ गया। उसके बाद जो p सबशेल होता है इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है हम जानते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, s जो सबशेल है उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0, जो p सबशेल है उसका 1 होता है, d सबशेल का 2 होता है, और जो f सबशेल है इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो 3 होता है। तो सबशेल देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, p है, तो p का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें कौन सा सबशेल है, 3d के साथ क्या लगा हुआ है, 3 है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, आपने n की जगह 3 लिख दिया। उसके बाद d सबशेल है, तो d सबशेल का देखें कौन सा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, d सबशेल का होता है 2, तो आपने इसीलिए l की जगह यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे दोनों का जो सम है n+l का 5 आ गया, लेकिन जहाँ पे n की वैल्यू थोड़ी थी, छोटी थी, कम थी, तो आपने इसीलिए 3d को जो है वो पहले फिल किया। तो यहाँ पे देखिए हमने अब दोनों रूल्स देख लिए। सबसे पहले हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है इसको पूरा करने के लिए हम कौन से जो रूल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारे पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल था इसका दूसरा नेम था बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। आपने
नेम इसका याद रखना है। आपसे पेपर में इस प्रिंसिपल का ये नेम भी पूछा जा सकता है, आप वो प्रिंसिपल बताएं क्या होता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल बताएं। फिर आप बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल जब बताएंगे तो फिर आपने यही प्रिंसिपल बताना है, उसकी यही आपने स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे हमने ये देखा कि आपने आप वो प्रिंसिपल के मुताबिक इस तरह से सब शेल्स को फिल करना है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले फिल करना है, जिसकी ज़्यादा होगी उसको आपने बाद में फिल करना है। उसके बाद हमने देखा कि जो एनर्जी हमें पता कैसे चलेगा कि किस सब शेल की एनर्जी कम है, उसका हमें पता चलता है n+l फाइंड करके। जो भी हमें सब शेल गिवन हो उसके लिए हमने n+l फाइंड करना है। जिस सब शेल के लिए n+l की वैल्यू कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी, तो उसको आपने पहले फिल करना है। जिस तरह से n+l की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, आपने उस तरह से जो सब शेल्स हैं उसी तरह से बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से आपने उनको फिल करना है। उसके बाद हमने ये देखा दूसरे रूल के अंदर, पहले रूल के अंदर तो हमने ये देख लिया कि जिसके लिए n+l की वैल्यू कम हो आपने उसको पहले फिल करना है। दूसरे रूल के अंदर हमने ये देखा अगर किसी तरह से दो सब शेल्स ऐसे आ जाएं जिनके लिए n+l की वैल्यूज आ जाएं बराबर, इक्वल आ जाए वैल्यूज, तो फिर हमने फैसला करना है n को देख, जिसका n कम होगा उसके अंदर आपने पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रूल हमने ऊपर पढ़ा है उस रूल के मुताबिक यहाँ पे ये तरतीब बनती है। ये जो तरतीब है, पहले आपको मैं ये तरतीब जस्टिफाई कर देता हूँ, हम इसकी जो रीज़न है वो देख लेते हैं कि तरतीब इस तरह से क्यों है। उसके बाद इस तरतीब को जो याद रखने का आसान तरीका है मैं आपको वो भी बता देता हूँ आपने किस तरह से ये तरतीब याद रखनी है, ताकि आपको हमेशा ये तरतीब याद रहे। कोई भी आपको एटम दे दिया जाए तो उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरतीब को देख के लिख सकें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एनर्जी वाइज अरेंजमेंट ऑफ सब शेल्स शुड बी, जो एनर्जी वाइज अरेंजमेंट है सब शेल्स की वो यहाँ पे लिखी हुई है। जो ये अरेंजमेंट है इसी हिसाब से फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स भी फिल कर देने हैं। अब देखें पहला आपके पास जो सब शेल है इसके लिए आप n+l कैलकुलेट करें। n इसके लिए 1 है और l इसके लिए 0 है, ठीक है। n+l कैलकुलेट करें, n इसके लिए 1 है क्योंकि इसके साथ 1 लिखा हुआ है ना, और l जो है वो s के लिए 0 होता है, तो 1+0 क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका जो n+l है वो कितना आ गया 1। उसके बाद 2s, जो 2s है इसका क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, और इसके सब शेल कौन सा s है, इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है 0 होता है। तो 2+0 2 हो गया, तो इसका n+l क्या आ गया 2 आ गया। उसके बाद आपके पास है 2p, 2 के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और एजीम्यूथल 1, तो 2+1 क्या हो गया 3। उसके बाद 3s है, 3 के लिए जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है और एजीम्यूथल s के लिए क्या होता है 0 होता है, तो 3+0 क्या हो गया 3। अब यहाँ पे देखें 2p और 3s के n+l की वैल्यू आ गई है बराबर, 2p के लिए भी 3 है और 3s के लिए भी 3 है। तो अब कैसे फैसला हुआ कि 2p पहले आएगा, फैसला हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देख के, n को देख के। 2p जो इसके साथ आप देखें क्या है, n की वैल्यू 2 है, और जो 3s इसके साथ n की वैल्यू क्या है 3 है। तो n किसका काम था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2p का काम था, इसीलिए हमने यहाँ पे 2p को पहले लिखा और हमने 3s को बाद में लिखा, ठीक है। जिसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3p, इसके लिए 3 की वैल्यू 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, और जो p है इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 3+1 क्या होगा 4। उसके बाद 4s है, 4 के लिए 4s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और s के लिए एजीम्यूथल 0, तो 4+0 4। अब अगेन बराबर आ गए, तो आपने अब क्या देखना है, फिर आपने n देखना है। n किसका काम है 3p का n काम है, तो आपने 3p को पहले लिखा। उसके बाद आ जाए 3d के ऊपर, 3d के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है d के लिए, वो होता है हमारे पास 2, ठीक है। s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए एजीम्यूथल होता है 2, तो 2+3 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 4p, जो 4 है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और p का जो एजीम्यूथल होता है वो 1 होता है, तो 4+1 क्या हो जाएगा 5। अब अगेन बराबर आ गए, तो आपने अब कैसे लिखा कि 3d पहले, आपने कैसे फैसला किया 3d पहले आएगा, क्योंकि 3d जो इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 था लेकिन 4p के अंदर 4 था, 3 कम था, तो इसलिए आपने 3d को पहले लिखा। उसके बाद आ गया जाए 5s, 5s जो है इसका प्रिंसिपल 5 और एजीम्यूथल 0, क्योंकि s से s का 0 होता है, तो 5+0 क्या हो जाएगा 5। आपको अब कैसे पता चला कि आपने 5s को 4p के बाद लिखना है, हालांकि इनके जो सम है वो बराबर है। 5s के साथ आप देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 5 है ना, ये ज़्यादा है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्योंकि ज़्यादा था इसलिए हमने इसको बाद में लिखा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें 4d, 4 जो है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो d है आपके पास इसका एजीम्यूथल क्या होता है d का 2 होता है, तो 4+2 क्या हो जाएगा 6। उसी तरह से 4+2 आपके पास 6 हो गया। यहाँ पे क्या है 5+1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आपने कैसे फैसला किया कि कौन सा पहले लिखना है, आपने फैसला किया 4 देखिए, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर d का कम था तो आपने इसलिए d को पहले लिख दिया। उसके बाद आपके पास 6s, प्रिंसिपल 6 और एजीम्यूथल s का 0 होता है, तो 6+0 6। यहाँ पे कैसे आपको पता चला कि आपने 6s को बाद में लिखना है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6s का ज़्यादा था 6 था, तो इसलिए आपने इसको बाद में लिख दिया। उसके बाद आपके पास है 4f, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, और उसके बाद जो इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है f का हम जानते हैं वो हमारे पास होता है 3, ठीक है। f का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 3, प्रिंसिपल 4 और 3 और 4 ऐड होकर 7। उसके बाद हमारे पास है 5d, 5 आ गया प्रिंसिपल और d का एजीम्यूथल कितना होता है 2 होता है, तो 5+2 7। n 5d का बड़ा था
प्रिंसिपल 5d का बड़ा था तो आपने 5d को बाद में लिख दिया। उसके बाद 6p 6 हो गया और p का एजीम्यूथल 1 तो 7 आ गया। उसके बाद 7s है 7 प्रिंसिपल और s का एजीम्यूथल 0 तो 7 + 0 क्या हो गया 7। और उसके बाद देखें आपने इनको किस तरह से आखिर वाले तीनों को तरतीब दी है, क्योंकि तीनों बराबर थे, बल्कि चारों का 7 7 सम था। आपने इनको तरतीब देखें किस तरह से दी है, बढ़ते हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से। जिसका क्वांटम नंबर सबसे कम था उसको आपने पहले लिखा, उसके बाद वाले को उसके बाद, उसके बाद वाले को उसके बाद, उसके बाद वाले को उसके बाद। आप यहाँ पे एक चीज़ और नोट करें, आप यहाँ पे ये नोट करें कि आपके पास ये जो लिखा हुआ है 5d, अब देखें ये जो आपके पास 5d लिखा हुआ है, ये 5d आपके पास है 5वें शेल का डी सब शेल। लेकिन देखिए इससे पहले आपके पास 6s आ रहा है, ये जो 6s है ये तो है 6th शेल का, छठे शेल का है। ये जो 6s सब शेल है ये तो छठे शेल का है, इसको तो बाद में आना चाहिए था। जो 5वें शेल का सब शेल है 5d इसको पहले आना चाहिए था। लेकिन हमने ये रूल अब देख लिया कि हमारे पास जो ये सब शेल्स हैं इनके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स डालने होते हैं इनकी एनर्जी देख के, तो जिसकी एनर्जी कम थी उसको हमने पहले लिख दिया। 6s की एनर्जी क्योंकि कम बनती थी, n+l वैल्यू इसकी कम बनती थी, इसलिए हमने छठे शेल वाले सब शेल को पहले लिख दिया, लेकिन जो 5वें शेल वाला सब शेल था इसको हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस तरतीब को इस्तेमाल करते हुए, इन दोनों रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने सब शेल्स को तरतीब देनी है और आपने इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल करना है। तो हमारे पास देखें ये जो तरतीब लिखी हुई है, तरतीब मैंने आपको जस्टिफाई कर दी है कि ये तरतीब इस तरह से क्यों लिखी हुई है। अगर आपको देखें ये रूल्स समझ आ गए हैं कि ये जो सम वाला रूल है और जो जब आपके पास सम बराबर हो जाए और फिर आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है, ये रूल्स अगर आपको हो गए क्लियर, तो ये जो आपके पास तरतीब लिखी हुई है ये तरतीब आप खुद भी बना लेंगे। अगर आपको ये तरतीब बनाना कभी भूल जाती है तो उसके लिए आपको अब मैं एक तरीका बता देता हूँ कि आपने ये तरतीब याद कैसे रखनी है। तरतीब याद रखने के लिए यहाँ पे देखें जितने भी ये सब शेल्स लिखे हुए हैं, इन सब शेल्स को आप इनके जो शेल्स हैं उनकी तरतीब के हिसाब से पहले लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो सब शेल्स लिखे हुए हैं इनको हम इनके शेल्स की तरतीब के हिसाब से पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास देखें कौन सा शेल आएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है पहला शेल, उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है 1s। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है दूसरा शेल, दूसरे शेल में होते हैं दो सब शेल 2s और 2p। ठीक है, तीसरा जो शेल होता है उसके अंदर होते हैं 3s 3p और 3d। उसके बाद हमारे पास जो चौथा शेल होता है उसके अंदर होते हैं 4 4s 4p 4d और 4f। उसके बाद जो पांचवा हमारे पास शेल है उसके अंदर होते हैं हमारे पास 5s 5p 5d और 5f। अब देखिए f सब शेल तक ही हम जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अगले जो सब शेल्स हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होते नहीं हैं। उसके बाद ये हमारे पास 6s 6p 6d 6f। अब यहाँ पे जो आपको मैं तरतीब बताऊंगा उस तरतीब से फिर हम वेरीफाई भी करेंगे क्या यहाँ से जो हम तरतीब देख रहे हैं क्या वो यही तरतीब बनती है या नहीं बनती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है हमारा 7th शेल 7s 7p 7d और उसके बाद हमारे पास है 7f। अब देखते हैं कि हमने कैसे सब शेल्स की तरतीब बनानी है। अब देखिए आपने जब इस तरह से सब शेल्स लिखने हैं, देखें जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी हो किसी एलिमेंट की और आपको ये तरतीब है, ये तरतीब भूल जाए तो फिर आपने क्या करना है, अपने रफ साइड के ऊपर ये वाले जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई आपने इस तरह से डायग्राम बनानी है, लेकिन रफ साइड के ऊपर बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पहला शेल है, ये दूसरा शेल आपने बनाया, तीसरा शेल बनाया, चौथा शेल बनाया, पाँचवां छठा सातवां शेल बनाया। इस तरह से आपने तरतीब के साथ शेल बनाने हैं। एक चीज़ का आपने और भी ख्याल रखना है कि आपने इस तरह से शेल बनाने के जो आपके पास S सब शेल ये आपने बनाए हैं, S के नीचे सारे S आने चाहिए, जो P सब शेल है इसके नीचे सारे P आने चाहिए और जो D सब शेल है इसके नीचे सारे D आने चाहिए और जब आप F बनाएंगे तो F के नीचे सारे F आने चाहिए। यानी कि एक तरह के जो सब शेल्स हैं वो एक तरह के सब शेल्स के नीचे आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो 2P बना दिया, ये 2P आप पहले के S के नीचे बना दें, एक D दूसरे F के नीचे बना पड़ा हो। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आप फिर इस तरतीब के ऊपर पहुँच नहीं पाएंगे। तो अब देखें, अब हम बनाते हैं हमारी जो तरतीब है वो उस तरफ हम चलते हैं कि हमने वो कैसे करना है। अब देखिए आपने सबसे पहले इस तरह से इस तरतीब के अंदर आपके पास जो सब शेल्स हैं आपके उनको लिख लेना है। जब आप सब शेल्स को इस तरह से शेल की जो तरतीब है उसके हिसाब से लिख लेंगे तो उसके बाद आपने लगाने हैं एरोस। एरोस आपने तिरछे करके लगाने हैं। आपने पहला एरो लगाना है इस तरह से। इस पहले एरो के अंदर देखें कौन सा सब शेल आ रहा है, 1s सब शेल आ रहा है। तो आप देखें सबसे पहले कौन सा सब शेल लिखा हुआ है, 1s लिखा हुआ है। इस एरो के अंदर देखें कौन सा सब शेल आ रहा है, दूसरे एरो के अंदर 2s सब शेल आ रहा है। तो आप देखें इसके बाद कौन सा है, 2s है। अब ये जो आप तीसरा एरो लगा रहे हैं इसके अंदर देखें पहले कौन सा सब शेल आया, पहले आया 2p। तो आपने पहले देखें कौन सा लिखा है, 2p लिखा है। 2p के बाद कौन सा आया है, 3s। तो आपने उसके बाद देखें कौन सा लिखा है, 3s।
उसके बाद आप लगाएं तीसरा एरो, बल्कि चौथा एरो आप लगाएंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस तरह से आप एरो लगा रहे हैं। इस तरह से देखें एरो आपने सीधे लगाने हैं। एरो जब भी देखें लगाते हैं लाइन सीधी होती है एरो की। अगर आप यहाँ से देखें एरो लगाना शुरू करते हैं 3D से, फिर आप जाते 2P के ऊपर, फिर आप जाते 4S के ऊपर, तो आपकी लाइन सीधी ना लगती, टेढ़ी आपको लाइन लगानी पड़ती। तो आपने इसलिए 3D से लाइन लगानी शुरू नहीं की एरो की। अच्छा, उसके बाद देखें ये जो आपके पास आपका चौथा एरो है, इसमें देखें पहला आपने कौन सा एलिमेंट लिखा है, ये बल्कि पहले सब शेल देखें आपने कौन सा मार्क किया यहाँ पे। पहले आपने जो सब शेल मार्क किया वो आपके पास है 3P, तो देखें 3P है, बिल्कुल है। उसके बाद देखें कौन सा सब शेल आ रहा है, 4S आ रहा है, तो उसके बाद देखें 4S है। उसके बाद आप लगाएं आपका अगला एरो भी बिल्कुल सीधा लगाना है यहाँ से ऐसे। इस एरो के अंदर देखें कौन कौन से सब शेल्स आ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा है, 3D है, तो बिल्कुल 3D है हमारे पास। इसके बाद कौन सा है हमारे पास, 4P है, तो ये आपके पास 4P आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास कौन सा है, 5S है यहाँ पे, तो देखिए आपके पास 5S आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो उसके बाद आपको अगला एरो लगाना है, वो भी आपने बिल्कुल सीधा लगाना है। इस एरो के अंदर भी आपके पास 3 सब शेल्स आएंगे। यहाँ पे देखिए पहले कौन सा सब शेल आया है इस एरो के अंदर, 4D आया है, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखें कौन सा आया है, 5P आया है, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कौन सा है, 6S है, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखें आपने अगला एरो लगाना है, वो एरो भी आपने बिल्कुल सीधा लगाना है, यहाँ पे आ गया ऐसे, बल्कि यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से एरो आएगा। अब देखिए अगले जब आप एरोज लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि जो सब शेल्स बच गए हमने वो सब शेल्स इस एरो के अंदर कवर करने हैं। अब देखिए आपने जब ये एरो लगाने हैं तो उससे पहले आपकी जो डायग्राम है, जो टेबल बना हुआ है, ये सीधा होना चाहिए, जो कि आपको मैंने शुरू में बताया। एस के नीचे सारे एस होने चाहिए, जब पी होंगे तो पी के नीचे सारे पी, डी के नीचे सारे डी और एफ के नीचे सारे एफ। अच्छा, यहाँ पे देखें पहले आपने कौन सा एरो किसके ऊपर लगाया, 4F के ऊपर लगाया, तो 4F आ गया। उसके बाद आपने किसके ऊपर लगाया, 5D के ऊपर, तो आपके पास 5D आ गया। उसके बाद आपने किसके ऊपर लगाया, 6P के ऊपर लगाया, तो 6P आ गया। उसके बाद आपने किसके ऊपर लगाया, 7S के ऊपर लगाया, तो आपके पास उसके बाद आ गया 7S, ठीक है। बस यहीं तक उन्होंने लिखे हुए हैं, इसके आगे उन्होंने लिखे नहीं, अगर लिखे होते तो वो भी आप बता देते। अगला एरो लगा के, अगले एरो में क्या है, पहले 5F है, उसके बाद 6D है, उसके बाद 7P है, उसके बाद आपके पास क्या है, 6F, उसके बाद 7D, उसके बाद आपके पास एंड के ऊपर है 7F। तो देखें यहाँ पे मैंने आपको ये जो टेबल बनाना सिखाया है, इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से बनाना सीखना है। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आई तो आपने वीडियो को पीछे करके दोबारा से इस टेबल को बनाना सीखना है। ये टेबल आपने बनाना ज़रूर सीखना है ताकि आपको ये टेबल बनाना आए, तो ताकि आप इस तरतीब के अंदर जो आपके सब शेल्स हैं उनको लिख पाएँ। जब इस तरतीब के अंदर आप सब शेल्स लिख पाएंगे तो तभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ठीक होगी। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो वहाँ पे जो सब शेल्स की तरतीब है वो मैटर करती है, क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता कि हमने किस सब शेल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही थोड़े बचे हों, आपने जिस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं डालने थे वो सब शेल आगे पड़ा हुआ था इस तरतीब के अंदर, आपने भूल के उस तरतीब में पहले उस सब शेल में आपने अगर पहले इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो जिस सब शेल में डालने थे वो तो रह जाएगा, वो तो आगे चला गया, आपने तरतीब गलत कर दी, तो इसलिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गलत हो सकती है, बल्कि गलत हो जाएगी अगर आप इस तरतीब के अंदर जो सब शेल्स हैं उनको नहीं लिखते। आपने सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो आपने रफ साइड के ऊपर ये वाला टेबल बनाना है, एरोज वाला, जो मैंने आपको यहाँ पे बनाना सिखाया है। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर आपने इस तरतीब के अंदर सब शेल्स को लिख लेना है। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपने उनको इस तरतीब के अंदर जो सब शेल्स हैं इनके अंदर डालते जाना है, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो पूरी हो जाएगी। अब देखें जो ये टेबल है इसके बारे में थोड़ा सा फिर आपको बता दूं क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें ये जो एरोज लग गए हैं ये तो आपको समझ आ गया कि एरोज जो लगाएंगे फिर हमने एलिमेंट्स को देखना है, बल्कि सब शेल्स को हमने देखना कैसे। जो आपके पास पहला शेल था इसके अंदर एक ही सब शेल होता है, हमने यहाँ पे इसलिए 1s लिखा। जो आपके पास दूसरा शेल था उसके अंदर होते हैं 2 सब शेल, 2s और 2p, तो हमने यहाँ पे 2 लिखे। जो तीसरा शेल है उसके अंदर होते हैं हमारे पास 3 सब शेल, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 सब शेल लिखे। जो चौथा शेल होता है उसके अंदर होते हैं 4 सब शेल, तो हमने 4 लिखे। उसके बाद 5वां, 6ठा और 7वां हमारे पास जो शेल है उनके अंदर भी हमने 4 सब शेल लिखे, क्योंकि ये 4 ही सब शेल हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपने डायग्राम बनानी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जो सब शेल्स इनका ख्याल रखना है। एस के नीचे सारे एस लिखने हैं, पी के नीचे सारे पी सब शेल लिखने हैं, डी के नीचे सारे डी लिखने हैं और एफ के नीचे आपने सारे एफ सब शेल लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी आपको ये टेबल कैसे बनानी है। उसके बाद देखें यहाँ पे ये जो उन्होंने यहाँ पे तरतीब लिखी है सब शेल्स की, यही तरतीब उन्होंने यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। तरतीब कैसे लिखी है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है इस तरतीब के अंदर, 1s है तो उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले 1s लिखा। उसके बाद क्या है 2s है तो उन्होंने 2s लिख दिया। उसके बाद 2p है तो आपने यहाँ पे उसके बाद ऊपर उसके 2p है। उसके बाद क्या है 3s है तो उससे थोड़ा सा ऊंचा देखें 3s बना हुआ है। 3p है उससे ऊंचा तो उससे ऊंचा 3p है। उसके बाद 4s है तो उससे ऊंचा 4s बना हुआ है। 4s के बाद क्या है 3d है तो 3d देखें 4s से थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है, इसके बराबर नहीं है। 4p है तो 4p 3d से थोड़ा ऊपर है। और उसके बाद 5s है तो 5s 4p के ऊपर है। उसके बाद 4d है तो 4d कहाँ पे है 5s से ऊपर है। उसके बाद है 5p तो वो यहाँ पे है 4d के ऊपर। 6s कहाँ पे है ये 5p से ऊपर है। 4f कहाँ पे आपके पास 4f जो है वो यहाँ पे है। और जो 4f है आपके पास वो किसके ऊपर है
वो 6s के ऊपर है। उसके बाद जो 5d है वो कहाँ पे है, 5d यहाँ पे है 4f के ऊपर। उसके बाद 6p है, जो 6p है वो कहाँ पे है, 6p वो यहाँ पे, ये 6s उन्होंने लिख दिया यहाँ पे, असल में 6p आना था, ये 6p है। उसके बाद 7s यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको जो है वो बनाना है। ऊपर वाले जो है ये उन्होंने थोड़े से गलत करके बना दिए हैं, इनको आप फिर रहने दें, बस यहीं तक करें जो उन्होंने बनाए हैं, बल्कि जो यहाँ पे थे उन तक ही आप करें। उसके बाद देखें ये चीज़ें बनी हुई क्या, पहले ये समझें। अब ये जो आपके पास सबशेल बना हुआ है, इसका एक ही ऑर्बिटल है, एस है, दूसरे एस का भी एक ही ऑर्बिटल है। ये 2p सबशेल है तो इसके 3 ऑर्बिटल हैं। ये जो डब्बे यहाँ पे बने हुए हैं इनके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। जो एस 3s है इसका एक ही ऑर्बिटल है, एस का एक ही ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे 3p इसके 3 ऑर्बिटल है, 4s के एक ऑर्बिटल, और जो 3d है इसके आपके पास 5 ऑर्बिटल है। 4p p है तो p के 3 ऑर्बिटल। उसके बाद यहाँ पे आप देखें जो 4fs की काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास f सबशेल है उसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसलिए इस f सबशेल के भी 7 ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे d है, d के 5 ऑर्बिटल्स, f यहाँ पे आपके पास f के यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे देखें उन्होंने ये लिखा हुआ है 7s, अगर देखें वो लिखते हैं 7s तो फिर यहाँ पे ऑर्बिटल होना चाहिए 1, ठीक है, 3 ऑर्बिटल नहीं हो सकते। अगर वो लिखते हैं 3 ऑर्बिटल, जब 3 ऑर्बिटल लिखते हैं तो फिर यहाँ पे वो 7p करें, क्योंकि p जो सबशेल है उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसलिए इसको आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो अरेंजमेंट थी सबशेल्स की वो हमने यहाँ पे देख ली। ये जो फिगर आपके पास 2.1 है, 2.10 है, वो क्या दिखा रही थी, अरेंजमेंट ऑफ सबशेल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। जो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है वहाँ पे सबशेल्स की तरतीब है वो यहाँ पे दिखाई गई थी। यहाँ पे हमारे पास है ऑर्बिटल फिलिंग सीक्वेंस, जो ऑर्बिटल फिलिंग सीक्वेंस है वो यहाँ पे है इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि पहले 1s का ऑर्बिटल, फिर 2s का, फिर 2p के ऑर्बिटल आपने फिल करने हैं, फिर 3s के, फिर 3p के, फिर 4s का ऑर्बिटल, और फिर 3d के फिल करने हैं, फिर 4p के फिल करने हैं, ठीक है। देखिए आपने सबशेल्स ही फिल करने हैं ना तरतीब के साथ। जो सबशेल्स हैं उनके अंदर हम जानते हैं कि ऑर्बिटल्स होते हैं, आप सबशेल को फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप उनके जो ऑर्बिटल्स हैं आप उनको ही फिल कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन लिखी हुई इसको हम देख लेते हैं। नीचे हमारे पास लाइन है, सो द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ वेरियस सबशेल्स विद इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड बाय दिस रूल इज गिवन बिलो फिगर 2.10। ये फिगर हमने ऊपर देख ली है, तो इसको आप देख सकते हैं, फिगर ऊपर देख ली हमने। उसके बाद नीचे देखें, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द कन्फिगरेशन ऑफ बेरिलियम एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द 1s सबशेल। अब देखें आपके पास जो बेरिलियम एटम है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s सबशेल के अंदर, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s सबशेल, और 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2s सबशेल के अंदर। तो इसकी जो कन्फिगरेशन है वो यहाँ पे लिख रहे हैं, इज रिटन एज, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो इस तरह से लिख रहे हैं। अब देखें किस तरह से लिखी है उन्होंने, इन टर्म्स ऑफ सबशेल्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सबशेल लिखी है 1s2 और 2s2 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अब देखें ये सबशेल्स की टर्म में भी लिखी हुई है, ये ऑर्बिटल की टर्म में भी लिखी हुई है। ऑर्बिटल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जो s है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। आप यहाँ पे 1s लिख दें तो वो 1s सबशेल भी क्या कहला सकते हैं, 1s ऑर्बिटल भी कहला सकते हैं। उस तरह से 2s है इसके अंदर भी एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2s सबशेल भी कह सकते हैं, 2s ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। बस यहाँ पे आपने सबशेल की फॉर्म में ही इसकी लिखी है कन्फिगरेशन की। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो सबशेल वाला टॉपिक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सोडियम की, 11 नीचे लिखा हुआ इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 11 ही होंगे। इन सब शेल्स इज़, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इन सब शेल्स वो यहाँ पे है, ठीक है जी। बल्कि यहाँ पे ऊपर जो है इसके भी उन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि 1s सब शेल और 2s सब शेल, तो इसके जो है ये दोनों यहाँ पे सब शेल्स हैं। ये बात अब क्लियर होगी, यहाँ पे उन्होंने सब शेल का वर्ड लिख दिया है। यहाँ पे भी अब सब शेल्स हैं, तो इसके जो सोडियम है उसकी सब शेल्स की फॉर्म में आपने कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है वो ये लिखी हुई है। पहले सब शेल के अंदर 2, 2s सब शेल के अंदर 2, 2p सब शेल के अंदर 6, और एक बच गया तो वो आ जाएगा 3s सब शेल के अंदर। अब देखें 3s सब शेल के अंदर आ 2 सकते हैं, क्योंकि बच एक गया था, 10 पहले यहाँ पे पूरे हो गए थे, टोटल इसके पास थे 11, तो एक बच गया था तो आपने एक लिख दिया 3s के अंदर, ठीक है। जिसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें, द सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज़ प्रोवाइडेड इन टेबल 2.6। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो टेबल 2.6 है इसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स z इज़ इक्वल टू 1 to 36, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 36 तक आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी ग्राउंड स्टेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो यहाँ पे उन्होंने दिखा दी है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स की लिखी हुई है, ये देख लीजिएगा खुद, इसको आप देख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखें जो ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर आपने जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये बड़ा ही सिंपल सा काम है। जब आपने सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था तो वो थोड़ा सा टेक्निकल था वहाँ पे, क्योंकि हमने एनर्जी देखनी थी कि जिस सबशेल की एनर्जी आपके पास कम होगी तो उसके अंदर आपने पहले इलेक्ट्रॉन डालने हैं, जिसकी एनर्जी सबशेल की ज़्यादा होगी उसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स डालने बाद में। तो वहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें थी, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व थी, वहाँ पे
उसके बाद जो n+l का जो सम था n+l वो इन्वॉल्व था। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफ़ी सिंपल है, तो ये बड़ा ही आसान होने वाला है। इसको देखते हैं हम। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स डायग्राम्स। इस तरह से बॉक्स डायग्राम्स हैं उनकी हेल्प से आप दिखाते हैं कि ऑर्बिटल्स के अंदर आपने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। वेयर ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल, जो एक आपके पास डब्बा होता है, एक बॉक्स होता है, वो एक ऑर्बिटल को ज़ाहिर करता है। एज शोन इन फिगर 2.11, जो आपके पास फिगर 2.11 है, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स। जो आपके पास बोरॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने देखनी है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसके जो ऑर्बिटल्स हैं बोरॉन के, उनको हमने कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल्स उन्होंने फिल किए हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे पास बोरॉन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आपके पास 1s सब शेल है, इसमें 2 आ गए। यहाँ पे देखें 2 एरोज हैं। जो 2s सब शेल है, इसके अंदर 2 आ गए। उसके बाद जो 2p सब शेल है, इसके अंदर एक बच ही एक गया है, 4 पहले आ गए, एक बच गया, तो वो आपने 2p सब शेल के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे आप ये देखें कि आपके पास जो डब्बे बने हुए हैं ये हैं ऑर्बिटल्स। जो 1s सब शेल है, हम जानते हैं उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है। 2s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। 2p सब शेल के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। यहाँ पे 3 डब्बे बने हुए हैं, ठीक है। जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उस सब शेल के सामने आप उतने डब्बे बनाते हैं। यहाँ पे देखें, एक जो आपके पास ऑर्बिटल होते हैं, हम पहले भी ये देख चुके हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, चाहे वो ऑर्बिटल s का हो, चाहे p का हो, चाहे d का हो, चाहे f का हो। ऑर्बिटल का वर्ड जहाँ भी आएगा, आपने उस ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गया। यहाँ पे देखें अपोजिट, यहाँ पे एरोज लगे हुए हैं। अपोजिट एरोज का मतलब ये है कि इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट है। आपने जब एक बॉक्स के अंदर या फिर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो दोनों की स्पिन अपोजिट होगी लाजमी तौर पे। एक ऊपर होगा, दूसरा नीचे होगा। यहाँ भी ऐसा ही है, पहला आपने ऊपर लगा दिया, दूसरा एरो आपने नीचे लगा दिया। उसके बाद एक जो बच गया है, उसके पास ऑप्शन था कि वो इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता था। लेकिन क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, एक वर्ड हमने पढ़ा था, एक हमने टर्म पढ़ी थी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में। ये ऑर्बिटल्स जो है ये हैं डीजेनरेट, इनकी एनर्जी आपस में है बराबर। तो इन तीनों में से किसी के अंदर भी जा सकता है। तो ये फिर इसके अंदर हमने रख दिया, इसको ऊपर की तरफ इसकी हमने स्पिन बना दी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऑर्बिटल्स की टर्म में या फिर ऑर्बिटल्स की फॉर्म में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी है बोरॉन की, ठीक है। तो बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स आप ऐसे लिख सकते हैं। ऑर्बिटल्स कैसे बनाते हैं देखें। सबसे पहले आप जो आपके पास सब शेल्स होते हैं वो आप लिखते हैं। उसके बाद उन सब शेल्स के सामने आप डब्बे बना देते हैं, और हर सब शेल के सामने जो डब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, वो असल में उस सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो होते हैं। तो इस तरह से आपने ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें जो फिगर 2.11 है, इसके बारे में वो यहाँ पे बता रहे हैं। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स एन एटॉमिक ऑर्बिटल। जो भी बॉक्स है, जो भी डब्बा है, वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल को जाहिर कर रहा है। ईच ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आपके पास ऑर्बिटल है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिटल का वर्ड जहाँ भी आए आपने समझ जाना है कि इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो। जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। द बॉक्सेस ऑर्बिटल्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप का मतलब ये है कि नीचे से ऊपर। अगर होता टॉप टू बॉटम तो इसका मतलब होता ऊपर से नीचे, क्योंकि बॉटम टू टॉप है तो आपने नीचे से ऊपर इनको तरतीब देना ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से देखिए हमने इनको कैसे तरतीब दिया। जो पहला शेल है, जो पहला सब शेल है, पहले शेल का सब शेल, इसकी एनर्जी होती है सबसे कम, 1s की एनर्जी सबसे कम है। हम सब शेल वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ये देख चुके हैं, 1s की एनर्जी कम है, इसलिए आपने इसके ऑर्बिटल को नीचे लिखा। 2s की एनर्जी उससे ज़्यादा है, आपने इसके ऑर्बिटल को उससे ऊपर लिखा। जो 2p है, इसकी एनर्जी होती है इससे ज़्यादा, तो आपने जो 2p के ऑर्बिटल्स हैं इनको आपने इनके ऊपर लिखा और आपने इनको लिखा बराबर। अब देखें जो ये ऑर्बिटल्स बराबर लिखे हुए हैं, ये बराबर क्यों है? क्योंकि इनकी एनर्जी आपस में है बराबर। अब देखें यही पॉइंट आपको मैं वहाँ पे अब दिखा दूँ, जो हमने सब शेल वाला टॉपिक पीछे पढ़ा था, वहाँ भी आप इस पॉइंट को ज़रा आप नोट करें। यहाँ पे देखें ऊपर ऊपर क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो ऊपर जा रही है, ऊपर जो है वो सब शेल्स जा रहे हैं, यानी कि सब शेल्स की जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है वो सब शेल्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जब आप एक सब शेल को लिख लेते हैं तो उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, जो उसके डब्बे हैं, जो उसके बॉक्सेस हैं, उनको आप एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं बनाते। ये चीज़ नोट करें। जो यहाँ पे स्केल है, ये एनर्जी ऊपर जा रही है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, जिस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होगी उसने ऊपर होना है। ये जो आपके पास डब्बे हैं 3D के, ये 3p के डब्बों से ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इनसे ऊपर है। लेकिन ये देखें कि जो 3d के बॉक्सेस हैं, 3d के ऑर्बिटल्स हैं, वो तो आपस में बराबर पड़े हुए हैं, एक ही लाइन के अंदर। क्यों एक ही लाइन के अंदर है? क्योंकि डीजनरेट है, इनकी एनर्जी बराबर है। जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं उसका ये मतलब है उनकी एनर्जी बराबर होती है। क्योंकि इनकी एनर्जी आपस में बराबर है, इसलिए आपस में एक ही लाइन के अंदर पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ ये ऊपर नीचे नहीं है। अगर ये एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे आप बनाते हैं तो इसका मतलब फिर ये होता है कि इनकी एनर्जी में फ़र्क है। लेकिन एनर्जी में फ़र्क नहीं है, इसीलिए एक सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको आपने बिल्कुल एक लाइन के अंदर सीधा बनाना होता है, इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमने ये तो देख लिया कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर आपने कैसे इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है। अब ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पुट करने के लिए हमारे पास 2 प्रिंसिपल्स हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास पहला हमारे पास है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हुन्स रूल, ठीक है। फिर हमने ये भी देखना है कि हमारे पास जो हुन्स रूल है
ये क्या कहता है, इसको फिर हम इसके बाद देखेंगे। पहले हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। देखें दोनों बड़े सिंपल से हैं। जो ऑर्बिटल का टॉपिक है कि आपने ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे पुट करना है, ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। ये सब शेल की निस्बत ये ज़्यादा आसान है। अच्छा देखें, बल्कि सब शेल का टॉपिक जो है उसमें इलेक्ट्रॉन आपने कैसे डालने हैं उसका टॉपिक भी मुश्किल नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें, जैसे हमने वहाँ पे इसको कवर किया, अगर आपने उसी तरह से एक तरतीब के साथ, एक टेक्निकल तरीके के साथ आपने अगर चलना है तो फिर आपके लिए वो टॉपिक भी मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि रूल्स जो है वो वहाँ पे आप फिक्स कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी दो आप इलेक्ट्रॉन्स लेंगे एक एटम के अंदर, चाहे वो दो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल के अंदर, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही सब शेल के अंदर, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स आप ले लें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप कहीं से उठा लें, दूसरा किसी और जगह से उठा लें एक ही एटम से, यानी कि एक एटम के आप कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे करते हैं तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स के जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू सेम कभी भी नहीं हो सकती। हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद हमने पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं इनके बारे में यहाँ पे ये कहा हुआ है कि जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं, इन चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज़ हैं किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बराबर नहीं हो सकती। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स आप पिक करेंगे तो उनमें से लाजमी तौर पे कोई एक ना एक उनका क्वांटम नंबर जो है वो मुख्तलिफ ज़रूर होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे तो फिर होगा क्या, विल ऑलवेज हैव अपोजिट स्पिन्स, कि दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं उनकी जो स्पिन है ये अपोजिट होगी। अब देखें दोनों आपस में बराबर क्यों है, यहाँ पे लिखा हुआ है और का मतलब ये या तो ये स्टेटमेंट है या तो ये स्टेटमेंट है, दोनों इसकी बातें ठीक है, या फिर दोनों बातें आपस में बराबर हैं। बराबर कैसे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के, उनके कभी भी चारों क्वांटम नंबर्स बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनके, ये देखें ना, आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ही ऑर्बिटल में हैं, तो देखें क्या इनके चारों क्वांटम नंबर्स बराबर हैं या नहीं है। पहला क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के अंदर है। उसके बाद आपके पास होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उसके लिए आप देखते हैं सब शेल को, सब शेल कौन सा एस है, एस सब शेल है, तो एस सब शेल का एजीम्यूथल होता है 0, तो इन दोनों का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है 0। उसके बाद होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपके पास एस सब शेल है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की आपके पास सिर्फ वैल्यू होती है और वो होती है 0, तो इन दोनों का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी 0 है। उसके बाद 3 इनके जो क्वांटम नंबर्स हैं वो आपस में हो गए बराबर, लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि चारों बराबर नहीं हो सकते क्वांटम नंबर, 3 तो बराबर हो गए, चौथा अगर बराबर नहीं होगा तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा जो यहाँ पे हुआ पड़ा है। क्या हुआ पड़ा है, इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट है, ये ऊपर की तरफ बना हुआ है, ये नीचे की तरफ बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसकी कुछ और स्पिन है, इसकी कुछ और स्पिन है, दोनों की स्पिन अपोजिट है। अगर तो दोनों बने होते पैरेलल, एक ऊपर बना होता दूसरा भी ऊपर बना होता तो फिर हम कहते हैं इन दोनों की स्पिन एक जैसी है, तो इनका स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम हो जाता। लेकिन इन दोनों की आप स्पिन देख सकते हैं अपोजिट है, एक की स्पिन ऊपर है दूसरे की स्पिन नीचे है, तो इसका मतलब ये कि दोनों के जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं वो अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2, एक होती है +1/2, एक होती है -1/2, तो इनमें से एक की वैल्यू +1/2 हो जाएगी, दूसरे की -1/2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि दोनों जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है एक ऑर्बिटल के अंदर, इनके बाकी क्वांटम नंबर्स तो बराबर थे, तीनों क्वांटम नंबर्स बराबर थे, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, लेकिन इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर था वो मुख्तलिफ था, एक का +1/2 था, एक का -1/2 था। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जो आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इसकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं दोनों ठीक है। दोनों ठीक इस तरह से है कि पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स आप पिक कर लेंगे तो उनके कभी भी चारों क्वांटम नंबर्स आपस में बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पे देखें बराबर होने के मैक्सिमम चांसेस तो तभी हो सकते हैं ना कि आप एक ही ऑर्बिटल से उठाएं, दूसरे ऑर्बिटल से उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 था, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2 है, तो पहला क्वांटम नंबर ही तब्दील हो गया, तो इसलिए इनके तो चारों बराबर हो नहीं सकते। चांस था बराबर होने का कि जब एक ही ऑर्बिटल के अंदर आप रखते हैं, लेकिन जब एक ऑर्बिटल के अंदर आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं तो उसके बाद दूसरी जिसकी स्टेटमेंट है वो काम में आ जाती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि जब एक ऑर्बिटल के अंदर होते हैं तो इनकी जो स्पिन है वो लाजमी तौर पर अपोजिट होनी चाहिए। जब स्पिन अपोजिट हो जाएगी तो जो पहली स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी कि इनके जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने देख लिया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम के अंदर उनके चारों क्वांटम नंबर्स आपस में बराबर नहीं होंगे। दूसरे वर्ड्स के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके 3 क्वांटम नंबर्स तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पॉली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि चारों बराबर नहीं हो सकते, तो फिर जो चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर उसको फिर हम अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अब ये सीखा, देखिए टॉपिक क्या है हमारे पास, टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना सीख रहे हैं। तो
यहाँ पे पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हमें जो मेन पॉइंट मिला है वो आखिर पे लिखा हुआ है, ये अपोजिट स्पिन वाला। आपने जब एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डालना है तो आपने उनको स्पिन देनी है अपोजिट, ठीक है। आपने इतना यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद आगे जो हमारे पास रूल्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। इन दी फर्स्ट शेल ऑफ हीलियम, जो आपके पास हीलियम एटम का पहला शेल होता है, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए जो हीलियम होता है ये एक नोबल गैस है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, इसके अंदर प्रोटॉन 2 होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही 2 होते हैं। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन ये पहले शेल के अंदर आते हैं, पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल है 1s, और उस s सब शेल के अंदर हम जानते हैं एक ही ऑर्बिटल है, वो होता है 1s ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले शेल के पहले सब शेल में और पहले सब शेल के पहले ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल s, तो s ऑर्बिटल में जाएंगे दोनों। दे आर प्रेजेंट इन 1s ऑर्बिटल, तो ये 1s ऑर्बिटल में है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है आपके पास हीलियम में, तो एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स, जो क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट है, एंड पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पहले पढ़ा इन दोनों की हेल्प से, यानी कि क्वांटम नंबर्स के कंसेप्ट से और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, द वैल्यूज़ ऑफ देयर क्वांटम नंबर्स आर, तो इनके जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होंगी वो हम अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन 1 होगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उनके लिए यहाँ पे चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ लिख रहे हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का वो 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल के अंदर मौजूद हैं, जिस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं वो ऑर्बिटल पहले शेल के अंदर है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं वो 1 1 होंगे। उसके बाद आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए आप देखें कि किस सब शेल के अंदर है, ये दोनों मौजूद हैं एस सब शेल के अंदर। तो जो आपके पास एस सब शेल है उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है 0, तो इसलिए दोनों का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 हो गया। उसके बाद होता है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है एस सब शेल के लिए जो 0 आपके पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो 0 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से जब आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखते हैं तो वो भी आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, और वो 0 होती है। तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। अब देखें कैसे 0 मिलती है या फिर कैसे एल से आपको एम की वैल्यूज़ मिलती है। हम हमारा जो क्वांटम नंबर्स वाला टॉपिक था वहाँ पे हमने इसको डिटेल में देखा था, तो आपने इसको ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे देखें एम की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 0 0। अब देखें दोनों आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए पहले तीनों जो आपके पास क्वांटम नंबर से वो बराबर आ गए, लेकिन हमने ये पढ़ा है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर के इनके चारों जो आपके पास क्वांटम नंबर्स हैं वो बराबर नहीं हो सकते। तो चौथा कौन सा क्वांटम नंबर बचता है? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको आप एस से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक को हमने प्लस हाफ स्पिन दे दी, दूसरे को हमने नेगेटिव हाफ स्पिन दे दी। बल्कि हमने क्या दी उसकी है ही ऐसे ही कि प्लस हाफ एक की है और दूसरे की है नेगेटिव हाफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यूज़ दोनों की अपोजिट है, वैल्यूज़ होगी मुख्तलिफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके चारों क्वांटम नंबर्स हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के वो आपस में बराबर नहीं थे, ठीक है जी। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है ये भी हमने उसी टॉपिक के अंदर पढ़ा था जहाँ पे हमने क्वांटम नंबर्स देखे थे, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे द टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सेम वैल्यूज़ ऑफ n, l एंड m कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ s। अब देखें जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एजीम्यूथल की और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ सेम हो, कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ s, तो उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं n, l, m की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम थी, लेकिन जो s है उसकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ थी। इट मीन्स दैट देयर स्पिन्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसका मतलब ये कि उनकी जो स्पिन्स है वो अपोजिट होंगी, उनका स्पिन क्वांटम नंबर है वो एक दूसरे से उलट होगा, ठीक है जी, वो डिफरेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हुंस रूल, ये देखने का ये क्या है। दिस रूल गिव्स एन आइडिया फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जीज। अब आपके पास अगर ऐसे ऑर्बिटल्स हो जिनकी एनर्जीज़ों बराबर, हम जानते हैं कि जो आपके पास p सब शेल है उसके जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं उन तीनों की एनर्जी बराबर है, ठीक है। तो तीनों की एनर्जी अगर बराबर है तो आपके पास अगर एक मखसूस तादाद के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपने किस तरह से किस तरतीब के अंदर उन इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स के अंदर प्लेस करें। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं हुंस रूल को, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास है फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 3p ऑर्बिटल्स दैट इज px py एंड pz हैव इक्वल एनर्जी। तो तीनों आपके पास जो p के ऑर्बिटल्स होते हैं px py pz तीनों की एनर्जी बराबर है। टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने के लिए कि आपने कैसे इनको फिल करना है, लेट अस टेक एन एग्जांपल इन विच 3 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फिल्ड इनटू 3p ऑर्बिटल्स। हम एक मिसाल लेते हैं जिस मिसाल के अंदर हमने इन 3p ऑर्बिटल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है। देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू डू दिस एज शोन बिलो। तो दो तरीके हैं कि आप इन इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दें। पहला तरीका क्या है कि जो पहला ऑर्बिटल है उसमें जितने आ सकते हैं सारे के सारे आप डाल दें। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 आते हैं तो 2 के 2 आप इसमें डाल दें, एक बच गया तो वो आप अगले में डाल दें। दूसरा तरीका ये है कि आप इन तीनों में बराबर बराबर तकसीम कर दें 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, ठीक है। एक आपके पास ये पहला तरीका है, ये रॉन्ग तरीका गलत तरीका, ये आपके पास है राइट तरीका, ठीक है। अब ये राइट क्यों है और वो रॉन्ग क्यों है उसके नीचे यहाँ पे उसके लिए रीज़न भी दी हुई है। विच ऑफ द टू इज़ करेक्ट, इन दोनों में से दुरुस्त कौन सा है। द आंसर इज़ गिवन बाय हुंस रूल। जो हुंस रूल नीचे अब लिखा हुआ है इससे हमें आंसर मिलता है। विच स्टेट्स दैट, जो आपके पास हुंस रूल है वो ये आपको बताता है व्हेन डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, जब आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो है वो मौजूद हों। यहाँ पे देखें किसके ऑर्बिटल थे, ये p के ऑर्बिटल थे ना,
जो पी के ऑर्बिटल है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एक सब शेल है उसके जब आप ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो आप एक ही लाइन के अंदर बनाते हैं, सीधे बनाते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है, डीजनरेट उनको फिर हम कहते हैं। जब आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हों तो उसके बाद हो क्या, और एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जो कि आपने प्लेस करने हो, जो कि आपने रखने हो इन देम, और उनके अंदर आपने 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपने, बल्कि 2 से ज़्यादा, 2 नहीं 2 से ज़्यादा, जब आपने 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर रखने हो, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स, तो उनको फिर आपने मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स के अंदर रखना है, ठीक है। अच्छा जी, विद द सेम स्पिन, एक ही स्पिन के साथ, रादर देन इन द सेम ऑर्बिटल, बजाय इसके कि आप उनको एक ही ऑर्बिटल के अंदर रख दें, विद अपोजिट स्पिन्स, मुखालिफ स्पिन के साथ, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। व्हेन डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हों, यानी कि सेम एनर्जी वाले या फिर एक ही सबशेल के मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, जैसे ऊपर हमारे पास पी के एक जैसे ऑर्बिटल्स थे, एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, और उनके अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपने रखने हो, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन, तो उनको आपने अलग-अलग ऑर्बिटल्स के अंदर रखना है सेम स्पिन के साथ, रादर देन इन द सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन्स, बजाय इसके कि आप उनको एक ही ऑर्बिटल में डाल दें अपोजिट स्पिन करके, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे देखिए पहले में क्या किया हुआ है, पहले केस में ये किया हुआ कि आपने दोनों को एक ही ऑर्बिटल में डाल दिया अपोजिट स्पिन करके, अगले केस में क्या है कि आपने तीनों को अलग-अलग ऑर्बिटल्स में डाला सेम स्पिन करके, तो ये ठीक है। जो आपके पास हुन्स रूल है वो ये कहता है कि आपके पास अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हों और 2 से ज़्यादा आपने इलेक्ट्रॉन्स उनमें पुट करने हो, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उनको अलग-अलग ऑर्बिटल्स में रखते हैं इस तरह से, बजाय इसके कि आप उनको एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ रख दें। आपने उनको अलग ऑर्बिटल्स में रखना है, अलग-अलग बल्कि सेम स्पिन के साथ। देखिए यहाँ पे देख लें, जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में रखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपने उन दोनों को अपोजिट स्पिन देनी है, लेकिन जब आप उनको अलग-अलग ऑर्बिटल्स में रखेंगे तीनों को, तो तीनों को फिर आपने सेम स्पिन देनी है। ये आपको ये हुन्स रूल बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे देखें जो हुन्स रूल है वो तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो फिर आपने ये करना है, अगर आपके पास 2 भी इलेक्ट्रॉन्स हो तो फिर आपने क्या करना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ना होता तो फिर हम क्या करते, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो फिर भी हम इनको एक ही ऑर्बिटल में ना रखते, फिर भी हम इनको ये करते कि पहले में और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में, और तीसरा जो ऑर्बिटल है इसको हम खाली कर देते, इस तरह से हम ऐसे इनको कर देते, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल, जो हुन्स रूल है उसके मुताबिक द करेक्ट वे ऑफ फिलिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 p ऑर्बिटल्स इज दैट इन विच ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। अब देखें जो ऊपर यहाँ पे हमने कहा था कि इसका जो है जवाब हमें कहाँ से मिलेगा कि कौन सा ठीक है, उसका जवाब वो कह रहे थे कि हुन्स रूल से मिलेगा, वो जवाब हम नीचे बता रहे हैं हमें कि जो दुरुस्त तरीका है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, द करेक्ट वे ऑफ फिलिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 p ऑर्बिटल्स, जो 3 p ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो दुरुस्त तरीका है, इज दैट इन विच ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। ये वो दुरुस्त तरीका है जिसके अंदर हर ऑर्बिटल जो है वो सिंगली ऑक्युपाइड है। सिंगली ऑक्युपाइड क्या मतलब है कि हर ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन in terms of orbitals in carbon, nitrogen and oxygen is provided in figure 2.12। जो आपके पास फिगर 2.12 है, ये नीचे वाली फिगर, इस फिगर के अंदर इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता रहे हैं कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की। तो हम देख लेते हैं इनको 1 बाय 1। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें कार्बन को, तो कार्बन के अंदर देखें टोटल कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे देखें नीचे उन्होंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताई है इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स, जो कि हमने पहले देखी है। ऊपर यहाँ पे सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पे भी ये नीचे वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स है, और ये इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स है। तो दोनों हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके सब शेल्स की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। पहले सब शेल के अंदर 2, दूसरे में 2, और जो 2p सब शेल है इसमें भी 2, क्योंकि बच 2 गए हैं। आपके पास जो कार्बन है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। यहाँ पे पहला जो सब शेल है उसमें 1 ऑर्बिटल, दूसरे सब शेल में 1 ऑर्बिटल, जो 2p हम जानते हैं इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, इन सब के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं इसी तरह से लिखे गए हैं। यहाँ पे देखें जो कार्बन है आपके पास उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर और 2 इसके अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 ऑर्बिटल हो तो बजाय इसके कि आप उन दोनों को एक ही ऑर्बिटल के अंदर रखते हैं, जब आप एक ऑर्बिटल में रखते हैं तो आपको देनी पड़ती है दोनों को अपोजिट स्पिन। आपने इनको एक ऑर्बिटल में नहीं रखना, आपने इनको दोनों में अलग रख देना है। यहाँ पे आपके पास जो नाइट्रोजन है इसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें, 4 हो गए। और उसके बाद यहाँ पे देखें 3 बच गए थे, बाकी टोटल 7 थे ना, 4 यहाँ पे आ गए, 3 बच गए, तो 3 उसने यहाँ पे एक करके यहाँ पे डाल दिया अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए। ऑक्सीजन में टोटल कितने थे, 8 थे। ऑक्सीजन में टोटल आपके पास थे 8 में से 2 यहाँ पे आ गए, उसके बाद 2 यहाँ पे आ गए, और उसके बाद 4 बच गए। 4 में से ये पहले 3 थे, उनको आपने लिखना है इस तरह से, तीनों को ऊपर आपने स्पिन देनी है, एक बचे क्योंकि आपने 4 रखने थे यहाँ पे, तो आपने चौथा यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे हो गए। अब देखें क्योंकि इन सब की एनर्जी बराबर है तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो आप इनमें से किसी के अंदर भी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए यहाँ पे
हमने दो रूल्स देखे हैं, बल्कि दो रूल्स जो हैं उनमें से उनको रिपीट करने से पहले जो एंड वाली लाइन है इसको पढ़ के हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर दोनों रूल्स मैं आपको दिखा देता हूँ इन्हीं ऑर्बिटल के डायग्राम से कि वो दोनों रूल्स हमने कैसे अप्लाई करने हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रिंसिपल्स आर गिवन इन टेबल 2.6। जो आपके पास टेबल 2.6 है वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस मौजूद हैं। ये आपके पास टेबल 2.6 है, ये आपको पहले मैं करने के लिए दे चुका हूँ, ये आप खुद देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने के जो रूल्स हैं वो तो हमने देख लिए। दो रूल्स हमने देखे, एक हमने देखा पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और दूसरा हमने देखा होन्स रूल। अब देखिए जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये कहता था कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनकी स्पिन होंगे अपोजिट। और जो आपके पास होन्स रूल है वो ये कहता था कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स मौजूद हों तो आपके पास अगर दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो आपने इस तरह से करना है कि आपने अलग-अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग-अलग ऑर्बिटल्स में डालने हैं। ये चीज़ आपने प्रेफर करनी है कि अलग ऑर्बिटल्स में डाल के उनको आप सेम स्पिन दें। ऐसा नहीं करना कि आपने इलेक्ट्रॉन उठा के एक ही ऑर्बिटल में इकट्ठे कर देंगे। अगर दूसरे ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं तो आपने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, ऑर्बिटल्स ख़त्म हो जाए, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन जब आप यहाँ पे देखें पुट कर रहे थे तो आपके पास ऑर्बिटल ख़त्म हो गए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो एक जो बच गया था उसको फिर हमने यहाँ पे आके डबल कर दिया। तो देखते हैं दोनों रूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई कैसे किए। पहले देखते हैं पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने कैसे अप्लाई किया है। यहाँ पे देखें दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे पहले ऑर्बिटल के अंदर, आपने इनके दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों को आपने स्पिन दिए अपोजिट। यही पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा था कि एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स बराबर नहीं हो सकते। अगर आप इनको स्पिन सेम दे दे तो इसके चारों क्वांटम नंबर हो जाते हैं बराबर। आपने चारों क्वांटम नंबर अलग करने के लिए, तीन तो बराबर हो रहे हैं, चौथा अलग करने के लिए आप इनको स्पिन दिए अपोजिट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी दो एक ऑर्बिटल के अंदर स्पिन अपोजिट है, यहाँ भी दो एक ऑर्बिटल के अंदर स्पिन अपोजिट है, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर स्पिन अपोजिट है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। जहाँ भी आपको दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर नजर आएंगे वहाँ पे इन दोनों की स्पिन होगी अपोजिट। क्यों अपोजिट स्पिन है? बिकॉज ऑफ पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आप ये बताएं कि जो एक ऑर्बिटल है उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए इनकी स्पिन अपोजिट क्यों है, तो आपने बताना है कि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से हमने इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट रखी हुई है। उसके बाद आप ये देखिए आपने यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम की है ऑर्बिटल्स के अंदर, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर आपने जो इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम की है वो आपने किस रूल को इस्तेमाल करते हुए की है? वो आपने होन्स रूल को इस्तेमाल करते हुए की है। कैसे की है? यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन थे, अगर आपको होन्स रूल का पता ना होता तो फिर आप क्या करते? पहले दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो पहले ऑर्बिटल में डाल देते, क्योंकि आपको तो पता है ना कि ऑर्बिटल में दो आते हैं, आप दो पहले ऑर्बिटल में डाल देते, एक बचता तीसरा तो वो फिर आप यहाँ पे रख देते, ये खाली रह जाता। लेकिन आपको क्योंकि होन्स रूल पता था, आपने होन्स रूल को इस्तेमाल करते हुए तीन ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। यहाँ भी आपको क्योंकि होन्स रूल पता था इसलिए आपने होन्स रूल को इस्तेमाल करते हुए इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्लेस किए। देखिए होन्स रूल अगर आपको पता ना होता तो फिर आप यहाँ पे क्या करते? यहाँ पे आप ये करते कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपने आगे लिखा हुआ ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे रख देते। चार है ना टोटल इलेक्ट्रॉन, तो दो आप यहाँ पे रख देते, दो यहाँ पे रख देते। आप कहते दो दो आते हैं तो हमने दो दो रख दिए, एंड वाले को हमने खाली छोड़ दिया। नहीं, आपको होन्स रूल पता था। होन्स रूल की हेल्प से आपने पहले तीन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया बराबर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और उसके बाद आपने जो तीन बराबर रखे उन तीनों को आपने स्पिन बराबर दी, सेम स्पिन दी। यही करना है, जब आपने इलेक्ट्रॉन्स वन बाई वन डालने हैं सबको आपने स्पिन एक ही जैसी देती जानी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा, उसकी फिर आपने स्पिन अपोजिट लगाई, उसको आपने नीचे की तरफ बनाया। यहाँ भी आपने देखें होन्स रूल इस्तेमाल किया। दो इलेक्ट्रॉन थे, आप उसको एक ऑर्बिटल में रख सकते थे, जब एक ऑर्बिटल में रखते तो फिर आप इसको अपोजिट स्पिन देते पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से। लेकिन पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आएंगे तो उनकी स्पिन अपोजिट होगी, लेकिन साथ आपको जो होन्स रूल है वो भी तो पता है ना। तो होन्स रूल आपने जब इस्तेमाल किया तो आपके दो इलेक्ट्रॉन थे, आगे सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल बचे हुए थे, तो आपने बजाय इसके कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में इकट्ठे कर देते, आपने बराबर एनर्जी वाला जो दूसरा ऑर्बिटल था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने किस तरह से मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो रूल्स देखे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के, इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो डिफरेंट शेल्स हैं उन शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमने सब शेल्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि सब शेल्स के अंदर कैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ये जो तरतीब है इस तरतीब को हमने जस्टिफाई किया। हमने देखा n+l का क्या मतलब है, उसके बाद n+l जो है इसकी समेशन को इस्तेमाल करके आपने किस तरह से ये तरतीब बनानी है। उसके बाद आपको मैंने एक टेबल बना के सिखाया कि आपने टेबल की हेल्प से कैसे याद रखना है कि आपने किस तरह से पहले एक सब शेल लिखना है, उसके बाद कौन सा लिखना है, उसके बाद कौन सा लिखना है, एरोस को इस्तेमाल करते हुए वो आपने टेबल बनाया। बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, उसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और रफ साइड के ऊपर आपने बना लेना है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी पड़ जाए। उसके बाद एंड के ऊपर, बल्कि यहाँ पे जो हमारे पास सब शेल्स थे
उनके अंदर हमने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल देखा। ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो इसका दूसरा नेम था बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। यहाँ पे हमने वो रूल्स देखे हमने किस तरह से सब शेल्स को फिल करना है। उसके बाद हमने देखा कि हमने जो ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने दो रूल्स यहाँ पे देखे, दो प्रिंसिपल्स देखे। एक आपके पास था पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से ही हम यहाँ पे अपोजिट स्पिन देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, हमने ये देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास हुन्स रूल होता है। जो हुन्स रूल होता है यहाँ पे जो हमने देखा, जिसकी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट देखी, तो इस रूल से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं वो अगर आ जाएं और दो से ज़्यादा या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स हमने वहाँ पे प्लेस करने हो तो उनको हमने किस तरह से प्लेस करना है ये हम प्लेस करते हैं। हुन्स रूल से रिपीट कर देता हूँ। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता चलता है कि आपने इनको अपोजिट स्पिन देनी है एक ही ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को। जो हुन्स रूल है उससे आपको पता ये चलता है कि एक ही एनर्जी वाले अगर आपके पास ऑर्बिटल्स आ जाएँ, यहाँ पे जैसे एक एनर्जी वाले थे, यहाँ सेम एनर्जी वाले थे, यहाँ सेम एनर्जी वाले थे, उनके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये आपको पता चलता है हुन्स रूल से। ठीक है जी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तीन हमने यहाँ पे रूल्स देखे, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल। इन तीनों को भी आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बड़ा ही डिटेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने वो सारे रूल देख लिए जो रूल आपको चाहिए किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे।